हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिले जनरेशन यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम लोग इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिले जनरेशन, फिर देन द टाइप ऑफ द जनरेशन कि किस तरीके से हम लोग जनरेट कर सकते हैं डिले, फिर डिले का प्रोग्राम देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड टी स्टेट का कंसेप्ट देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि डिले को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट में आते हैं कि डिले की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। क्योंकि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही फास्ट स्पीड में वर्क करता है। फास्ट स्पीड में वर्क करता है दैट मीन्स कि जो इसमें इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं वो आपके माइक्रो सेकेंड्स में होते हैं। ठीक है, तो सपोज कि आपने एक एग्जांपल में रियल लाइफ में बताऊं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपकी एलईडी आपकी ब्लिंक होनी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एलईडी ब्लिंक का होने का मतलब है कि एक बार ये ऑन होगी और आपकी फिर क्या होगी, आपकी ऑफ होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑन होने का मतलब है कि हम वहाँ पे लॉजिक सपोज 1 दिया और यहाँ पे हमने दिया आपका लॉजिक 0। ठीक है, तो अल्टरनेट आपको ये लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा प्रोग्राम में, लॉजिक 1 फिर लॉजिक 0। तो आपकी जो एलईडीज कनेक्टेड होगी हार्डवेयर से वो आपकी ऑन और ऑफ होनी चाहिए। बट आपका जो यहाँ इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है और इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है, जब ये लॉजिक 1 लेता है, लॉजिक 1 होता है, 0 होता है, तो जो आपके एलईडी पे वो चीज़ आएगी तो वो इतनी फास्ट होगा, क्योंकि ये माइक्रो सेकेंड में होता है, माइक्रो सेकेंड में होता है कि वो इतनी फास्ट होगा कि जो हमारी आईज़ हैं, आई की जो विजन होता है, आपका विजन परसिस्टेंस, ठीक है, उसकी वजह से वो हमें क्या दिखाएंगे, एलईडी हमें ऑन ही दिखेगी। ठीक है, जैसे ये एलईडी आपको क्या दिखेंगी, सारी एलईडी आपको ऑन ही दिखेगी, वो आपको इस तरीके से ऑन ऑफ ब्लिंक करते हुए नहीं दिखेगी। जैसे कि आप लोग जो लाइटिंग देखते हो, जो लाइटिंग हम लोग दिवालियों में लगाते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वहाँ पे आप देखते हो कि एलईडीज क्या होती हैं आपकी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऑन और ऑफ हो रही होती हैं, या फिर आपका ब्लिंक हो रही होती हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे डिफरेंट डिले प्रोवाइड करते हैं हम उनके बीच में, तभी वो पैटर्न हमें दिखते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सारी एलईडीज आपको ऑन ही दिखेंगी या फिर ऑफ ही दिखेंगी। ठीक है, बस ये ऑन दिखेंगी, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो इतने फास्ट होंगे कि ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ द आइज वो हमें नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो ये इसीलिए रिक्वायरमेंट है कि हम उतने फास्ट नहीं काम कर सकते, इसी तरह डिवाइसेस भी आपका उतने फास्ट काम नहीं कर सकती जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो रियल लाइफ में हमें, जब हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं और इस तरीके से हार्डवेयर में यूज़ करते हैं जहाँ पे चेंजिंग हो रही होती है, तो आपको हमें वहाँ पे डिले देना पड़ता है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि आप ट्रैफिक कंट्रोलर बना रहे हैं, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। ठीक है, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट ग्रीन, येलो और रेड का कॉम्बिनेशन देके आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। आप काउंटर बना रहे हैं, डेसिमल मान लीजिए बाइनरी काउंटर बना रहे हैं और वो आपको एलईडी पर शो करना है तो भी आपको वहाँ देना पड़ेगा। इस तरह से एलईडी ब्लिंक करनी है तो भी देना पड़ेगा। या फिर आप सपोज एग्जांपल में और क्या ले सकते हैं, जैसे कि 7 सेगमेंट पे हम कोई नंबर डिस्प्ले कराना सकते हैं, 7 सेगमेंट पे। तो इस तरह से बहुत सारे आप है, जैसे आपको 7 सेगमेंट पे है वो 0 1 2 इस तरीके से डिस्प्ले होता है 7 सेगमेंट, तो उस पर आपको ये कराना है। तो वहाँ पर अगर आप ये नहीं कराएंगे तो जो 7 सेगमेंट की जो ये एलईडी जैसे इस फॉर्म में लगी होती है सेगमेंट के फॉर्म में, वो आपको हमेशा ये सारी ऑन ही दिखेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको रियल लाइफ में। अगर मान लीजिए एलसीडी पे कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो एलसीडी में भी कुछ भी नंबर डिस्प्ले होने के लिए वहाँ पर्टिकुलर हर एक कमांड देने के लिए उसे कुछ टाइम चाहिए होता है। तो सभी को एक कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है। तो ये डिले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हमें दिखाना देना ही पड़ता है, चाहे आगे चल के आप कोई भी यूज़ करिए। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक 8085 माइक्रो प्रोसेसर के किस तरीके से डिले को जनरेट करते हैं वो देखेंगे।
तो अब आते हैं कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में किस किस तरीके से हम लोग डिले को जनरेट कर सकते हैं। एक तो हम लोग जनरेट कर सकते हैं, पहला है आपका NOP इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो मैं पहले ही ये बता देती हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपका नो ऑपरेशन। ठीक है, क्या मतलब होता है? नो ऑपरेशन। ठीक, मतलब कि ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा, तो इसके थ्रू भी हम लोग डिले को दे सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा होता है आपका यूजिंग द डिले जनरेशन यूजिंग 8 बिट रजिस्टर, 8 बिट काउंटर कर देते हैं, 8 बिट काउंटर। ठीक है, और तीसरी चीज है आपकी यूजिंग 16 बिट काउंटर। ठीक है, 16 बिट काउंटर जिसमें कि हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम लोग रजिस्टर पेयर का यूज करें, रजिस्टर पेयर का यूज करें, या दूसरा मेथड है हम लोग नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? लूप विद इन ए लूप, लूप विद इन लूप, इसका यूज करें। ठीक है, तो ये इनमें से हम लोग ऑप्ट करेंगे। तो एक एक करके मैं सबका बताऊंगी कि किस तरीके से इससे डिले जनरेट करते हैं, किस तरीके से इससे, और किस तरीके से। ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस हमें कहीं स्मॉल डिले कहीं पे यूज़ करना हो तो वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, डिले का प्रोग्राम। ठीक है, डिले के प्रोग्राम के तो हम इसका देखेंगे कि 8 बिट काउंटर में हम लोग किस तरीके से डिले का प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम देखिएगा, मैं अभी बताऊंगी वो प्रोग्राम, वो आपको कितना भी डिले जनरेट करना हो उसी तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें यूजिंग 16 बिट काउंटर का यूज़ करके किस तरीके से डिले जनरेट करेंगे वो देखेंगे। अच्छा, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूजिंग 8 बिट काउंटर के थ्रू हम लोग किस तरीके से, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपका यूजिंग 16 बिट काउंटर में। तो आ जाते हैं अभी इन दोनों के थ्रू हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो ये समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टी स्टेट्स क्या होते हैं। टी स्टेट क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने टाइमिंग डायग्राम, टी स्टेट और ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं वहाँ पर। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ कि टी स्टेट का मतलब होता है आपका, टी स्टेट मीन्स कि 1 क्लॉक पीरियड। ठीक है, मोटा मोटा आप ये जानिए कि टी स्टेट का मतलब होता है 1 क्लॉक पीरियड। क्योंकि जो क्लॉक होती है आपकी, ये क्लॉक क्या करती है, जो सिस्टम में क्लॉक दी जाती है, सिस्टम मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर में क्लॉक दी जाती है, वही सारे टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करती है। ठीक है, टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करती है। जब हम लोगों ने पिन डायग्राम ये पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने क्लॉक के बारे में बताया था। और ये जो क्लॉक होती है वो अगर देखें तो वो किसके थ्रू प्रोवाइड होती है, माइक्रो प्रोसेसर। अगर आप पिन डायग्राम को याद करें तो क्या था आपका पिन डायग्राम में, माइक्रो प्रोसेसर में आपका एक X1 और एक X2 ऐसे करके क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऐसे लगा होता है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है इस तरीके से कुछ करके। तो ये जो आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा रहता है, ये जैसे मान लीजिए कि आपका 2 मेगाहर्ट्ज का क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा हुआ है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनली सर्किटरी क्या करती है, वहाँ पे इसको डिवाइड बाय 2 करती है। तो जब मैंने आपको वो बताया था इसका पिन डायग्राम, वहाँ पे मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि X1 X2 जो होती है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगता है और ये डिवाइड बाय 2। तो आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि डिवाइड बाय जो इंटरनली है वो इसको डिवाइड बाय 2 करती है। तो यहाँ पे अगर ये 2 मेगाहर्ट्ज का क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर 2 मेगाहर्ट्ज है तो आपकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इक्वल टू 2 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज।
ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी, तो आप याद रखिएगा कि हमें उसे डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ही दी हुई है या सिस्टम की फ्रिक्वेंसी ऐसे करके लिखा हुआ है, तब आपको डिवाइड करनी चाहिए। इसका मतलब आपको ये इंटरनल वाली फ्रिक्वेंसी दी। लेकिन जब भी आपको क्वार्ट क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी दी होगी, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन में लिखा हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा ये फ्रिक्वेंसी होगी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, मतलब इस फ्रिक्वेंसी पे आपका सिस्टम वर्क कर रहा होगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर रहा होगा, तो उसका जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी, मतलब मैं एफ ले रही हूँ। कौन सी फ्रिक्वेंसी? ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी या सिस्टम फ्रिक्वेंसी। तो वो हमने अभी निकाला था। मान लीजिए कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी क्या है? क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी आपकी है 2 मेगाहर्ट्ज़, या मैं ले लेती हूँ 4 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 1 अपॉन 4 मेगाहर्ट्ज़। तो ये क्या हो जाएगी? तो इसकी फ्रिक्वेंसी एफ क्या हो जाएगी? एफ इक्वल टू 4 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 2 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। 1 अपॉन 2 मेगाहर्ट्ज़। तो आप इसको इसकी टाइम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगी? 0.5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, 0.5 माइक्रो सेकेंड। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमने इतनी फ्रिक्वेंसी ली है, तो जो ये है वो आपका क्या होगा? अब आपकी एक टी स्टेट की वैल्यू होगी, क्योंकि टी स्टेट इक्वल टू 1 क्लॉक पीरियड, ठीक है, मतलब 0.5 माइक्रो सेकेंड। तो आपको टी स्टेट आई थिंक समझ में आ गया होगा। वो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिले का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे यूजिंग 8-बिट काउंटर। और हर इंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ टी स्टेट कैसे निकालते हैं वो इंस्ट्रक्शन के साथ मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो अब डिले का प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमें 8-बिट काउंटर का यूज़ करके डिले का प्रोग्राम लिखना। काउंटर हम लोग किस तरीके से बनाते हैं? काउंटर में क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग इनिशलाइजेशंस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो काउंट की वैल्यू होगी वो हम लोग लोड करेंगे। MVI में एक सी रजिस्टर, आप कोई भी रजिस्टर ले लीजिए, MVI C काउंट, ठीक है। मैंने एक ऐसे वेरिएबल ले लिया है कि काउंट नाम का। अभी मैं इसे फिल करूँगी। तो यहाँ पे कमेंट में लिख दे रही हूँ लोड काउंट वैल्यू इन सी रजिस्टर, ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ पे हमने काउंट की वैल्यू को सी में इनिशलाइज कर दिया। फिर उसके बाद में हमने इसको क्या किया? डिक्रीमेंट किया। DCR इंस्ट्रक्शन से क्या होता है? वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाता है। तो ये क्या, इसने क्या किया? डिक्रीमेंट C, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंस्ट्रक्शन लगाएंगे JNZ लूप। यहाँ पे JNZ, ठीक है। कहाँ पे जंप करना है इसे? यहाँ पे। तो इसका नाम एक लेबल दे देते हैं, लूप, रिपीट, जो मर्जी है आपकी वो लिख सकते हैं। तो लूप। आप इन सब के इंस्ट्रक्शंस को पहले ज़रूर देख लीजिएगा, जंप इंस्ट्रक्शन, DCR इंस्ट्रक्शन, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हो गया। फिर ये क्या करेंगे? आपका ये चेक करेगा कि आपका C के कंटेंट 0 है कि नहीं, ठीक है। इफ़ C इक्वल टू 0 then the come out from the room। देखिए क्या होता है, जो JNT इंस्ट्रक्शन होता है वो जंप करता है, तब जंप करता है जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। तो इस वाले इंस्ट्रक्शन में देखें हमारा DCR क्या करता है, ये आपका किस तरीके से वर्क करता है। DCR जो इंस्ट्रक्शन होता है वो डिक्रीमेंट करता जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि काउंट की वैल्यू, सपोज काउंट की वैल्यू FF है, ठीक है, काउंट की वैल्यू FF है। तो ये क्या करेगा आपका,
FF है या 255, अगर इसका देखें तो ये क्या है, इसका डेसिमल होता है 255। तो ये आपका 255 है, तो डिक्रीमेंट करेगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा 254। ठीक, फिर ये आएगा और ये देखेगा कि अगर 254, तो ये क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो जीरो फ्लैग आपका सेट नहीं हुआ होगा, वो आपका जीरो होगा। ठीक है, तो ये क्या है, JNZ लूप। तो जब तक C के कंटेंट आपका नॉन जीरो नंबर रहेगा तब तक वो क्या होगा, जीरो फ्लैग आपका रीसेट रहेगा, और जब तक आपका जीरो फ्लैग रीसेट रहेगा तब तक ये लूप जो है वो आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, और जब लास्ट इंस्ट्रक्शन आएगा, जब आपका सी के कंटेंट जीरो हो जाएगा, सी के कंटेंट जीरो होते ही ये आपका जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इस लूप से, जो ये लूप चल रहा है उस लूप से वो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, तो ये आपका इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक, तो जैसे ही आपका सी की कंटेंट जीरो होगा, z इक्वल टू 1, जो जीरो फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, तब ये कंडीशन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी, और जब फॉल्स होने पे वो क्या होगा, इट कम आउट फ्रॉम द दिस लूप। ठीक, तो आप देखते रखते हैं कि ये आपका तब तक जितना हमने ये वैल्यू यहाँ पे लोड की है उस वैल्यू तक ये आपका इसी लूप में आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसके कंटेंट जो भी वैल्यू है उसके ऊपर इस प्रोग्राम का जो आपका मेनली डिले डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये तो हमने लिख दिया, तो जब भी आपको बनाना हो डिले तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर जो हमने सेगमेंट लिखा है उससे आपका कितना डिले जनरेट होगा। तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितने टी स्टेट लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप, अभी मैं लिख रही हूँ, नहीं तो आप इंस्ट्रक्शंस में जाइएगा, जहाँ मैंने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ाया है वहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसी के टी स्टेट को आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और आपको मशीन साइकिल पता होगी तो आप टी स्टेट लिख सकते हो, टी स्टेट पता है तो फिर आप यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है MVIC, FFH, तो ये इंस्ट्रक्शन में आपके जो टी स्टेट लगता है वो आपके कितने टी स्टेट लगता है, 7 टी स्टेट, और DCRC है इसमें आपके 4 टी स्टेट। अब सबसे अच्छा ये है JNZ लूप, इसमें आपका जो लगता है टी स्टेट वो आपका लगता है आपका कितना, 10 टी स्टेट ऑब्लिक 70। अब बताइए ये क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा कि जब आपका जंप इंस्ट्रक्शन में आपकी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होती है तब कितने स्टेट लगते हैं, 10, और जब आपकी फॉल्स होती है तो आपके कितने स्टेट लगते हैं, 70। इसकी डिटेल आप लोग जंप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो, वहाँ मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये लगता है। तो अब हम लोग देख इसके टी स्टेट्स को देख लिया, तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, दैट डिपेंड अपॉन क्लॉक पीरियड। ठीक है, क्लॉक पीरियड मतलब क्या होता है, 1 क्लॉक पीरियड, मान लिया वो टी है, इक्वल टू कितना निकाला था हम लोग ने, 0.5 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अगर आपकी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज है और सिस्टम की फ्रिक्वेंसी एफ कितनी हो जाएगी, 2 मेगाहर्ट्ज। ठीक, 2 मेगाहर्ट्ज, तो ये आपकी टाइम पीरियड होगा। अब बात आती है कि इसमें इस लूप को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपका आउटसाइड लूप है, ठीक है, और जो इतना पार्ट है वो आपका इनसाइड लूप है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो जो आउटसाइड लूप है, तो हम लोग पहले आउटसाइड लूप है उसका निकाल लेते हैं।
तो मैं इधर वाला जो पार्ट है वो रब कर देती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन, तो ये आपका जो MVI आउटसाइड लूप में ये वाला है। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टू लगेगा? मान लीजिए मैं ये मान लेती हूँ कि इसको लगता है आपका TO, ठीक है। इसको जो डिले लग रहा है, एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है वो आपका TO है। तो इक्वल टू आउटसाइड लूप एग्जीक्यूशन में जो टाइम लग रहा है दैट इज, इसमें कितने टी स्टेट लग रहे हैं आपके? 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय द टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड आपका T इक्वल टू क्या है? 0.5 माइक्रो सेकेंड, अभी निकाल चुके हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा आपका? 0.5 माइक्रो सेकेंड, ठीक। फिर उसके बाद में इस ये आपका लग रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका 7 इंटू 0.5 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि इसमें 70 स्टेट लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3.5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। इसको लगेगा आपका 3 माइक्रो सेकेंड। ये TO हो गया। अब आ जाते हैं आपका इनसाइड के लिए, ठीक है। इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए आपका देखिए इसमें दो इंस्ट्रक्शन है। एक है आपका DCR-C और JNZ लूप। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा आपका? जितनी काउंट की वैल्यू होगी। मतलब अगर इसको डेसिमल में देखें तो ये क्या हो जाएगा? 255, ठीक। तो जितनी भी काउंट की वैल्यू होगी, तो हमें ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें डेसिमल वैल्यू ही मल्टीप्लाई करना है, हेक्स वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको मान ले रही हूँ आपकी यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल है आपका यहाँ 7। तो हम इसमें देख लेंगे कि कितने टी स्टेट लग रहे हैं, ठीक है। तो टोटल टी स्टेट, टोटल, एक मिनट, टी स्टेट्स इनसाइड लूप, ठीक है, ठीक। ये हो जाएगा। तो आप इनसाइड लूप इनटू टाइम पीरियड T एंड फिर मल्टीप्लाई बाय काउंट, काउंट की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जो T स्टेट है वो आपके इसमें लूप के साइड कितने हैं? ये आपका 4 और ये आपका 10 T। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका केवल लास्ट कंडीशन में ही, जब लास्ट लूप चलेगा तभी ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो लूप चलेगा वो कितने टाइम चलेगा? 255, ठीक है। तो अभी हम लोग यही लेके चलते हैं कि जो लास्ट वाला लूप है वो भी आपका मिला करके कि 255 टाइम आपका 10T है, ठीक है। और जब बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जो लास्ट वाले में आपका क्या होता है? 7T होता है। तो जो टोटल निकलेगा उसमें से हम लोग -3T कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले यही मान के चलते हैं कि 10T स्टेट आपका है। तो इनसाइड द लूप टी स्टेट इनसाइड द लूप क्या है आपके? 10 और 4 14, ठीक। इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है आपकी? 0.5 माइक्रो सेकेंड, इंटू काउंट की वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू होगी 255, ठीक है। 255। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका, कितना आएगा? 1785 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 10⁻⁻⁶ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ये करें तो ये लगभग आ जाएगा 1.8 मिली सेकेंड, ठीक। ये हो गया। ये तो आपका इनसाइड हो गया। लेकिन हम लोग को और एक्यूरेट निकालना है, ठीक है। और एक्यूरेट निकालना है मतलब हम लोग ये लास्ट वाला जो है वो फॉल्स वाला हम भी देखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि इसमें हमने जो टोटल निकाला है उसमें -7T स्टेट 3T स्टेट कर दें, ठीक है।
तो मोर एक्यूरेट आपका क्या हो जाएगा, इनसाइड लूप डिले आपका TI -3 -3 इंटू टाइम पीरियड T। ये क्या है आपका 0.5 माइक्रो सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा 1785 माइनस 1.5 माइक्रो सेकेंड, दैट मीन्स आ गया आपका 1783.5 माइक्रो सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर तो टोटल जो आपका ये इससे निकला, और उसके बाद में TLA एक्यूरेट को मैं TLA लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपका जो टोटल डिले निकलेगा TL इक्वल टू TO आउटसाइड डिले प्लस, ठीक है, आउटसाइड डिले प्लस आपका इनसाइड डिले, ठीक है, TLA। तो आप ये देखिए कि ये जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें आपका जो ये डिले है वो आपका बहुत ज़्यादा डिले नहीं है। ये जो हम लोग ये 3 - 3 कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं। तो आप किसी इंस्टेंस से जहाँ पर आपका जो क्लॉक पीरियड जनरेट कर रहे हैं वो अगर बहुत कम नहीं है तो हम वहाँ पर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा में हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, तो सम इंस्टेंसेस आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट आपको अगर मोर एक्यूरेट डिले कैलकुलेट करना है तो हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अब तो आज के लिए ही इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग 16 बिट काउंटर डिले के साथ। ओके, बाय।